अगर कल को इंडिया कंप्लीटली स्पिरिचुअली ईगोलेस हो जाए, कंप्लीटली एज अ सिविलाइजेशन, तो हमारा क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिलोसफिकली गेमिंग और आज मैं इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पॉन्डर कर रहा हूँ। क्या अगर ऐसा होता है हम वीक हो जाएंगे? स्पेसिफिकली जब दुनिया में, जैसे आप जानते हैं, एक सुपर पावर एग्जिस्ट करती है जो कंसिस्टेंटली सिस्टमेटिकली हर जगह डोमिनेंस करना चाहती है, वो कैसे इंडिया के अगेंस्ट खड़ी होगी या इंडिया उसका कैसे सामना करेगा एज एन ईगोलेस नेशन? क्या इंडिया सरेंडर कर देगा? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली बैक बेंचर्स में सागर ने कहा था कि अगर सारे के सारे कल को ईगोलेस हो जाते तो इंडिया तो ख़त्म हो जाएगा, या फिर हो जाएगा कि नहीं। उन्होंने क्वेश्चन पुट करा था, तो मेरे पास थोड़ा सा इसका जवाब है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द अजम्पशंस दैट वी कैरी। पहली बात यह है, हम एक ऐसी चीज़ अजम्पशन करते हैं इस रूप में कि वो अजम्पशन लगता भी नहीं है। हमें लगता है कि वो रियलिटी है, कि ईगोलेस ही होना एक स्ट्रेंथ है। हमको ये लगता है कि एम्बिशन का होना, एग्रेशन का होना, असर्शन का होना, ये वो क्वालिटीज़ है जो किसी इंसान को, किसी नेशन को, किसी सिविलाइजेशन को पावरफुल बनाती है। उसका उल्टा हम जो ईगोलेस अप्रोच एम्ब्रेस करेंगे वही स्ट्रेंथ होगी। हमको लगता है ह्यूमिलिटी ही स्ट्रेंथ हो गई है, कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन में जो हम एस्केप ढूंढते हैं वही स्ट्रेंथ है, कि दुनिया के मटेरियलिज्म से मुंह फेर लेना वही स्ट्रेंथ है। ये नैरेटिव इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि पॉलिटिशियन हो या स्पिरिचुअल लीडर, सब के सब पब्लिकली यही बात बोलते हैं। लेकिन जब भी बोलते हैं उससे तुरंत लोग समझ जाते हैं मैनिपुलेटिव है या फिर इम्प्रैक्टिकल है। ये क्यों होता है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमको लगता है, जैसे बोर्ड रूम, बैटरफील्ड, डिप्लोमेसी में ईगो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये ईगो का ऑपरेटिंग सिस्टम होना, एक एरोगेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम होना, ये कहाँ से आया? वेस्टर्न एनलाइटमेंट के थॉट से, जहाँ तक मुझे लगता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो प्रोडक्टिविटी मॉडल था उससे, कोल्ड वर्क कोल्ड वॉर एरा में जो ज़ीरो सम गेम हुआ था, जब रशिया और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, उससे हम वेस्ट की बोरोड फ्रेमवर्क ले रहे हैं, उसके ऊपर अपनी सिविलाइजेशन जो बहुत ज़्यादा पुरानी है वेस्ट के मुकाबले, उसको जज कर रहे हैं। यही कारण है कि जो स्पिरिचुअलिटी हमें स्ट्रेंथ देनी चाहिए थी, जो ईगोलेसनेस हमको स्ट्रेंथ देनी चाहिए थी, वो वीकनेस की तरह लगने लगा है। यही रीज़न है। सच्चाई क्या है? ईगो इजंट द सेम एज विल। ईगो वो पार्ट होता है जो कहता है कि मैं हूं, मेरा है, मुझे प्रूव करना है। विल वो फोर्स होती है कि ये करना है, क्योंकि करना है। नो पर्सन इन इज वर्ल्ड दस द एक्ट इज इन्वॉल्व। ये डिस्टिंक्शन सुपरफिशियल नहीं है, ये प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जो एक इंडिविजुअल या फिर एक नेशन का भी हो सकता है। ईगो इज अ ड्रिवन एक्शन, रिएक्टिव होता है, फियर से भरा हुआ होता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए मैन्युपुलेटेबल होता है। विल एक तरह का ऐसा ड्रिवन एक्शन होता है जो इंटरनल पावर से निकलता है। फियर से कोई मतलब नहीं होता, आउटकम से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और इसलिए हमेशा अनस्टॉपेबल होता है। अब इसको अगर आपको ढंग से जानना है तो गीता का जो बैटलफील्ड है उसको देखिए। अर्जुना वॉज नॉट वीक, ही वॉज द मोस्ट स्किल्ड वॉरियर ऑन द बैटलफील्ड। कृष्णा ने उसे वेपन्स रखने को नहीं कहा, कृष्णा ने उसे ये कहा कि लड़ो भाई, लड़। जब अर्जुन ने ये बात कही कि ध्यान योग, जहां पे एक जगह बैठ के ही मैं अंतरात्मा को देख सकता हूं, तो मैं क्या करूं, तब भी कृष्ण ने कहा कि लड़, कंप्लीटली विदाउट होल्डिंग बैक। बस डिफरेंस ये रखना, अगर तुम लड़ो तो उस लड़ाई के एक्ट से अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट मत करना, ये अटैचमेंट मत रखना उस चीज के साथ।
इस फियर में मत रहना कि अगर वो मर गए तो क्या होगा. निष्काम कर्म, action without ego's footprint on the outcome. This is not passivity. ये सबसे खतरनाक पावर है एक्शन की, क्योंकि जो बंदा फियर से नहीं लड़ता ना, उसकी स्टेमिना ही अलग होती है. वैलिडेशन चाहिए नहीं तो उसकी क्लैरिटी अलग होती है. जिसको अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने से मतलब ही नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग ही अलग होती है. एक ईगोलेस वॉरियर सबसे खतरनाक होता है कि क्योंकि उसे हराने के लिए हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल तरीका ही नहीं है. तीसरी चीज, हिस्ट्री को आप गलत मत पढ़िएगा. हम कई बार ये सोचते हैं कि इंडिया जितनी बार पास्ट में हारा है वो इसलिए आ रहा है बिकॉज वी वर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल. हम ना स्पिरिचुअल थे, हम सादगी में बैठ गए थे, इसीलिए हम हारते गए. ये कन्वीनियंट है ये सोचना, क्योंकि वी हैव बीन कॉन्कर्ड मैनी टाइम्स. सच्चाई कुछ और है. इंडिया वॉज नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, इट वॉज फ्रेगमेंटेड. राजपूत किंगडम जब आपस में लड़ रहे थे तो मोहम्मद गजनी ने उसका मतलब मौके पे चौका लगा दिया. अब जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया और छोड़ दिया, वो मर्सी थी. वो मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, मर्सी भी हो सकती है. हिस्ट्री डिबेट कर रहा है पॉलिटिकली, वो डिसीजन एक सब फ्रेगमेंटेड सब कॉन्टिनेंट का डिसीजन था, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन का नहीं. मराठा कॉन्फेडरेसी को देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में इसलिए हारी क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स ने हमको हद से ज़्यादा डिवाइड कर दिया था. पेशवा विश्वराव मारे गए, भारू साहेब मारे गए, और एक और एम्पायर जो दिल्ली की पहुंच थी उसमें ही लूट गई. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आपसी लड़ाई, ये मेन रीज़न था. ब्रिटिशर्स ने कोई स्पिरिचुअली यूनिफाइड इंडिया को डिफीट नहीं करा था, उन्होंने एक फ्रेगमेंटेड इंडिया को डिफीट करा था. डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाओ, इनके लालच को आगे बढ़ाओ, इनकी ईगो को हवा दो, इनकी ईगो को बढ़ाओ. दैट्स हाउ वी गॉट डिफीटेड. इसलिए जब भी हम इंडिया की पुरानी बात करते हैं, जौन सी लड़ाई में हम जीते हैं, जिसमें लड़ाइयों में हम हारे हैं, बेसिकली हारे हैं, तो ईगो और तो स्पिरिचुअलिटी और दूसरी चीज़ को आप अलग करिए. देयर आर नॉट द सेम थिंग्स. कभी हम इसलिए नहीं हारे गए क्योंकि हम बहुत शांत स्वभाव के, बहुत पूजा, हाँ जी ये जी, हम ऐसे लोग नहीं थे. हम इसके कारण नहीं हारे, हम इसके कारण हारे हैं क्योंकि हम सब अपने आप में डिवाइडेड थे. अब थोड़ा विवेकानंद के बारे में बात करते हैं कि अगर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वीकनेस प्रोड्यूस कर दी तो विवेकानंद का क्या करोगे तुम. अब ये देखिए, वो एक कॉलोनाइज्ड इंडिया में पैदा हुए थे और शिकागो जा रहे थे 1893 में. कोई भी बैकिंग नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं था, और कोई भी वेस्टर्न क्रेडेंशियल फाइल नहीं थी. और वो वहाँ जाके एक बात बोलते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका. जैसे ये शब्द बोलते थे तो वहाँ के यूरोपियन लोग खड़े हो जाते थे. ये स्पिरिचुअल डेप्थ का रिजल्ट था, ये ईगोलेसनेस का रिजल्ट था. अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पे वो फोकस नहीं कर रहे थे, वो ईगोलेसनेस पे फोकस कर रहे थे, वो एक सिविलाइजेशन के एक्सप्रेशन पे फोकस कर रहे थे. विवेकानंद ने अद्वैत वेदांता को एक कॉलोनाइज पीपल का स्पिन दिलाया. उन्होंने कहा कि तुम्हारी ट्रेडिशन वीक नहीं है, तुम्हारी ट्रेडिशन दुनिया की सबसे प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है. उठ के खड़े हो, बिलीव करो उस चीज़ में. दैट्स नॉट पैसिविटी, दैट्स नॉट वीकनेस, दैट्स ईगोलेस एक्शन. क्लीन, डायरेक्ट, फियरलेस. तो आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है स्पिरिचुअल डेप्थ प्लस पॉलिटिकल क्लैरिटी. दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉवरन पोजीशन यू कैन होल्ड टुडे. अब एक और चीज़ आती है कि सपोज यूएसए इंडिया पे अटैक करता है. आज के टाइम में वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया की लेवल ना कुछ ज़्यादा ही है. मैं यूएस को इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि ईरान, इराक, जो भी उस देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है या फिर किसी
एंगल से देखा जाए, उसके वेस्टर्न नॉर्म्स को पूरी तरह नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उसके खिलाफ वो खड़ा हो रहा है, तो इंडिया का नंबर भी कभी ना कभी आ सकता है. वी डोंट नो, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर अस. वाई? कोई मॉडर्न वॉरफेयर का रूल बदल चुका है. आज की डेट में घोड़ा लेके नहीं चढ़ जाते हैं लोग बॉर्डर पार की, भाई गांव ख़त्म कर देंगे, मर देंगे. ये तरीका नहीं है. आज का रूल कुछ और है. सबसे पहले क्या होगा कि वो डॉलर डिपेंडेंसी जो है उसका यूज़ करेंगे. जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू डेवलपिंग नेशंस को एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक मॉडल पे लॉक कर दिया है. जो देश कंप्लाई नहीं करता उसकी करेंसी अटैक होती है, क्रेडिट रेटिंग गिरती है, सडनली वो अनस्टेबल हो जाता है. दैट्स द केस विद ईरान टू. फिर दूसरी चीज़ आती है सप्लाई चेन. आपका एनवीडिया, आपके सेमीकंडक्टर, जो भी क्रिटिकल नोड टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत कंट्रोल्ड वे में होते हैं. किसी को ही मिलते हैं. अगर इंडिया और चाइना ने इन नोड्स से इस नोट्स को हटा दिया जाए ना, मिलिट्री के से लेके स्मार्टफोन तक सबकी बच जाएगी. और तीसरा होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोल. आपके जैसे आप वीडियो देख रहे हैं या फिर गूगल पे कहीं और जा रहे हैं, इंस्टाग्राम जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप नैरेटिव दोनों को बदल सकते हैं. क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन लेयर के थ्रू पढ़ रहे हैं. अगर इन्फॉर्मेशन लेयर को ही मैं करप्ट कर दूं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है, आपके दिमाग में झूठ ही भर दिया जाएगा. दिस इज नॉट सॉफ्ट पावर, दिस इज अ कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डजंट बिलोंग टू यू. डेफिनेशन का द प्रोग्रेस, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस जैसे डीपीटी, ग्रोथ, फ्री मार्केट, लिबरल डेमोक्रेसी, ये दीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ. ये बना दिया गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कारण. अगर तुम अपने आप को इस मॉडल से मेजर करने लगे तो हम हमेशा इनसे पीछे रहोगे. क्योंकि उनका ये वेस्टर्न लोगों का गेम है, अपने लोगों का गेम नहीं है. उनके गोल पोस्ट हैं, अपने लोगों का गोल पोस्ट नहीं है. इन दिस बैटल फील्ड अगर एक रिएक्टिव प्राइडफुल इंडिया जो है, हम लोग रिएक्ट करते हैं, इनसिक्योरिटी से बिल्ड करता है, तो ह्यूमिलेशन करता है, वेस्टर्न उसे जीत सकता है. और उस वक्त इंडिया की हार हो सकती है. अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स आ जाता है, क्योंकि हम बोलते तो हैं बहुत ज़्यादा कि हम आत्मन के प्रति बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर दूसरी तरफ हम एक्चुअली उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं. हम बहुत ज़्यादा ईगो में रखते हैं. बट धीरे धीरे ये ईगो ख़त्म हो जाएगा. एक टाइम में अगर इंडिया, सर्वपूर्ण इंडिया ईगोलेस हो जाती है, थिंग्स विल स्टार्ट टू शिफ्ट इन अ मेजर वे. हाउ? एक ईगोलेस नेशन इज नॉट गोइंग टू बी करप्ट. किसी चीज़ का डिज़ायर नहीं हो, किसी इंसान को अपनी पोजीशन से प्यार नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. ए ईगोलेस वॉरियर इज नॉट वरीड अबाउट हिज विंस. हिज ओनली थिंग इज कंसर्न अबाउट इज इज धर्म. इसी कारण एक ईगोलेस बंदे को हराना बड़ा मुश्किल होगा. हमको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकेगा. जो भी मॉडर्न वॉरफेयर टूल्स है वो हम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. एंड दैट इज द रियलिटी. तो दोस्तों यही सच्चाई है कि अगर इंडिया स्पिरिचुअल हो जाता है तो उसको हराना बहुत ही मुश्किल होगा. थैंक यू.